गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हमने ड्रग एक्टिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किए थे बेटा, और उसमें एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे। उसमें मैंने बताया था कि जो कफ होता है वही सारे जो ड्रग जो डिजीज जो होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, उन सारे डिजीज को कॉज करने के लिए काफी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद मैंने लास्ट में आपको बताया था कि कफ जो होता है वो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, यानी हमें ये क्या करते हैं, डिजीज ना होने से भी हमें क्या करते हैं, ये बचाते हैं। इसी कंक्लूजन पे हमने क्या किया था, लास्ट वाले पॉइंट को हमने कंक्लूड किया था, बाइंड अप किया था। आज वाली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे बेटा कि कफ वास्तविक रूप से कौन से कफ हैं जो हमारे लिए प्रोटेक्टिव है, यानी हमारे लिए हेल्पफुल है, और ऐसे कौन से कफ हैं जो हमारे लिए नॉन प्रोटेक्टिव है, यानी कि वो हमारे क्या है भाई, हार्मफुल है। तो अगर हम बात करें बेटा तो उसके लिए हमें छोटे से कॉन्सेप्ट पे जाना होगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है टाइप ऑफ कफ, कि एक्चुअली कफ कितने टाइप्स के होते हैं। तो कफ बेटा टोटल टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव और एक होता है नॉन प्रोडक्टिव। एक होता है प्रोडक्टिव और एक क्या होता है बेटा, नॉन प्रोडक्टिव। अगर हम प्रोडक्टिव की बात करें बेटा तो ये प्रोटेक्टिव होते हैं और यूजफुल होते हैं, जबकि जो नॉन प्रोडक्टिव कफ होगा बेटा वो नॉन प्रोटेक्टिव होगा और यूजलेस होगा। आया समझ में? यानी यही वाले जो कफ है बेटा, ये जो नॉन प्रोडक्टिव वाले जो कफ है, यही आगे जाकर के क्या करेंगे भाई, तो ये कॉज करेंगे डिजीज को, है ना। ये तो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि जो हमें डिजीज होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, उस डिजीज को कॉज करने के लिए नॉन प्रोडक्टिव, नॉन प्रोटेक्टिव, यूजलेस कफ क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन जो प्रोडक्टिव कफ होंगे, जो हमारे लिए यूजफुल कफ है, प्रोटेक्टिव जो कफ है बेटा, ये कोई डिजीज को कॉज नहीं करता है। तो अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई हम कैसे ये डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से कफ जो हमारे लिए है वो प्रोडक्टिव है और कौन से कफ हमारे लिए नॉन प्रोडक्टिव है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आज वाली सेशन में, अभी जो हम सेशन देख रहे हैं बेटा, इसमें हम प्रोडक्टिव कफ के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रोडक्टिव कफ की बात करें बेटा तो प्रोडक्टिव कफ की मैं एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको इसका जो जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है या क्यों हम इसको प्रोडक्टिव बोल रहे हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें बेटा तो फॉरेन पार्टिकल्स और एयर, यानी कि ऑक्सीजन को हमने क्या किया, इनहेल किया, और इनहेल करने के बाद हम इनहेल करते हैं तो वो एयर कहां पे जाता है बेटा, फॉरेन पार्टिकल्स कहां पे गया, नोज में गया। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था नोज अनकैपेबल हो गया, वो कैपेबल नहीं हुआ बेटा, नॉन कैपेबल हो गया, तो चीजों को वो ट्रैप नहीं कर पाया फॉरेन पार्टिकल्स को। वो सारे फॉरेन पार्टिकल्स कहां पे चले गए, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद कहां गए बेटा, लैरिंग्स, लैरिंग्स से कहां पे चले गए, ट्रैकिया में। यानी जो भी अपर एयरवे था उन सारे अपर एयरवे में क्या हो गया है, फॉरेन पार्टिकल स्प्रेड हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा कि अपर एयरवे में इरिटेशन कॉज हुआ, तो क्या जनरेट हुआ था, इंपल्स, एक मैसेज जनरेट हुआ। मैसेज कहां पे गया, सीएनएस में, वहां से रिस्पॉन्ड आया, और रिस्पॉन्ड क्या आया कि ब्रोंकाई पे जाकर के क्या करो, कंस्ट्रिक्शन करो। वहां पर मस्कुलिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, और या तो वहां पर हिस्टामिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, जो आगे जाकर के आपको स्थमा में मैं बताऊंगा, और वो वहां पर जाकर के क्या कर दिया बेटा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर दिया। पॉइंट समझ में आ गया? जैसे ही ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जैसे ही ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, तो हमारी इस लंग्स के अंदर, यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर में क्या होती है भाई, प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को समझना बहुत ही जरूरी है बेटा। यहीं से यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमारा प्रोटेक्टिव है या प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव कफ है। तो जैसे ही ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, जैसे ही सिग्नल आया कफ सेंटर से कि भाई ब्रोंकाई को जाकर के कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो, आप तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको मालूम होगा, आपने नर्वस सिस्टम पे आपको बहुत अच्छे से कमांड होगा। अगर आप नर्वस सिस्टम पे कमांड नहीं है बेटा तो ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस का मैं ऑलरेडी वीडियोस इस चैनल पे मैं डाल दिया हूं, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एएनएस से रिलेटेड जो एसिटाइलकोलिन है, एड्रेनालिन है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका रोल क्या है। क्योंकि यहाँ पर रिसेप्टर का और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है बेटा, उनका रोल बहुत ज्यादा है इन चीजों को समझने के लिए। तो जैसे ही ब्रोंकाई पे कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ इंपल्स के थ्रू, जैसे ही नर्वस सिस्टम ने उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, तो एक प्रोसेस स्टार्ट होती है बेटा हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। प्रोसेस क्या होता है कि हम सबसे पहले डीप इंस्पिरेशन, यानी हम गहरी सांस लेते हैं। जब हम कफ को बाहर करते हैं, उस चीज को आप इमेजिन करो कि जब आप कफ को क्या करते हो भाई, एक्सपेल आउट करते हो, बॉडी से बाहर करते हो। जब आपकी बॉडी में कफ हो जाती है तो आप मॉर्निंग टाइम में जब हम ब्रश वगैरह करते हो, तो उसके बाद मोस्टली लोग क्या करते हैं, कफिंग करते हैं, कफ को एक्सपेल आउट करते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, डीप इंस्पिरेशन। सबसे पहले बॉडी में क्या होती है, जैसे ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, तो ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो ऊपर से क्या होता है भाई, डीप इंस्पिरेशन, एक प्रोसेस होती है कि हम गहरी हवा भरते हैं।
हैं, मतलब इंस्पिरेशन रेस्पिरेशन को हमने क्या कर दिया, बहुत ही ज्यादा ले लिया। तो डीप इंस्पिरेशन, देन क्या होता है बेटा, क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस। अब एयर हमने अंदर पैक कर लिया, तो एयर और यहाँ पर माउथ के लिए एक एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है, जो वहां पर क्या करता है भाई, क्लोज और ओपन होता है। जैसे ही हमने एयर फिल कर लिया, अब एपिग्लोटिस क्या हो गया, क्लोज, यानी कि अब अंदर से हवा बाहर नहीं आएगी। पॉइंट समझ में आ गया। जैसे एक तो हमने डीप इंस्पिरेशन किया तो हमने सांस लिया, अंदर गई हवा, अब एपिग्लोटिस क्लोज हो गया कि यानी अंदर से हवा बाहर नोज के थ्रू तो नहीं आने वाली है। एपिग्लोटिस ने उसको क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। माउथ वाला जो एरिया है वो क्या हो गया है, ओपन हो गया। जो माउथ वाली जो कैविटी है वो क्या हो गई है, ओपन हो गई। तो देखो होता क्या, क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस वहां पर क्लोज होता है, अर्थात क्या होता है, सडन कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ब्रोंकाई के पास जैसे ही इंपल्स गया तो इंपल्स के साथ साथ एक प्रोसेस हुई, हमने डीप इंस्पिरेशन किया, एपिग्लोटिस क्लोज हुआ और सडन ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण जो एयर है वो एक प्रेशर के साथ क्या होता है, बाहर रिलीज होता है बाय माउथ। नोज के थ्रू क्यों नहीं होगा, क्योंकि नोज को एपिग्लोटिस ने क्लोज करके रखा है। पॉइंट समझ में आ गया। तो जैसे ही ये इंपल्स यहां पर आता है बेटा, तो कफ सेंटर ने क्या किया, डीप इंस्पिरेशन करवाया, यानी कि एयर को पहले हमने ब्रोंकाई में भर लिया, एपिग्लोटिस जो हवा बाहर करने वाली चीजें थी उसको बंद कर दिया, और उसके बाद उसको बलून को, यानी कि जो हमारा ब्रोंकाई उसको हमने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, दबा दिया। तो जो एयर है वो कहीं ना कहीं से निकलना चाहेगा, और निकलेगा कहां से भाई, तो एपिग्लोटिस ने नोज को बंद किया है, तो माउथ वाला जो एरिया है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। माउथ की जो कैविटी थी वो ओपन हो गई, तो जो भी चीजें प्रेजेंट होगी वो सारी की सारी अंदर से चीजें क्या हो जाएगी, माउथ के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाएगी। आया समझ में, यानी जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है बेटा वो सारे के सारे फॉरेन पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेल आउट हो जाएंगे। इस फिनोमिना को हम एक्सपेक्टोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेशन बोलते हैं। और आप ड्रग फॉर कफ में एक्सपेक्टोरेंट ड्रग भी आप पढ़ेंगे। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब ही होता है जो चीजों को एक्सपेल आउट करवाए, अंदर की चीजों को बाहर करवाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेशन। तो देखो ये प्रोसेस के साथ क्या हुआ भाई, तो एयर विल बी रिलीज अंडर प्रेशर। एयर एक प्रेशर के साथ क्या हुआ बेटा, रिलीज हुआ, और उसी के साथ क्या हुआ भाई, तो फॉरेन पार्टिकल्स एक्सपेल आउट बाय माउथ। दिस फिनोमेना इज नोन एज एक्सपेक्टोरेशन। तो अब बताओ यहां पर इस फिनोमेना के थ्रू क्या हुआ भाई, तो जो फॉरेन पार्टिकल था कफ के फॉर्म में क्या हो गया भाई, ये जो फॉरेन पार्टिकल्स था ये कफ के फॉर्म में क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो अब बताओ ये कफ हमारे लिए क्या भाई, प्रोटेक्टिव है, क्योंकि इस कफ ने क्या किया भाई, तो फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर कर दिया। इस कफ ने फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और ये कफ क्या था भाई, तो हमारे लिए यूजफुल रहा। ये हमें डिजीज ना होने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि अगर ये कफ के फॉर्म में बाहर फॉरेन पार्टिकल्स को नहीं करता तो ये फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के डिजीज कॉज करने के लिए क्या हो जाते बेटा, रिस्पॉन्सिबल हो जाते। तो इसीलिए जो इस टाइप के जो कफ होते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस है, ये एक्चुअली नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली चीजें हमारी बॉडी में हो रही है, और ये बॉडी में होने के कारण क्या हुई भाई, नेचुरली फॉरेन पार्टिकल्स गई, तब कफ का फॉर्मेशन हुआ, और कफ ने उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया फॉरेन पार्टिकल्स को। तो इस टाइप ऑफ कफ को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्टिव कफ। और प्रोडक्टिव कफ क्या होगा, प्रोटेक्टिव होगा, यूजफुल होगा। क्यों होगा, इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से आपको क्या कर दिया, समझा दिया। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आया तो 1 से 2 बार वीडियो को और भी देखें, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हमें यहाँ से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में ड्रग के नहीं आएंगे, और ड्रग की क्लासिफिकेशन भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जो सेगमेंट है बेटा, नेक्स्ट सेगमेंट में हम नॉन प्रोडक्टिव कफ के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जो नॉन प्रोडक्टिव कफ है उसमें एक्चुअली में क्या होती है, और यही कफ आगे जाकर के डिजीज कॉज करेगा। यानी कि अगर ये डिजीज कॉज करेगा, यानी यहाँ पे हमें फार्माकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। यानी यहाँ पर हमें अगर यह डिजीज इसने कॉज किया है, यानी इसको ठीक करने के लिए हमें ड्रग पढ़ने होंगे, और ड्रग के लिए हमें क्या करना होगा भाई, तो फार्माकोलॉजी पढ़ने होंगे। और हम बेसिकली फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए ही तक कैसे कफ का फॉर्मेशन होता है, डीप इंस्पिरेशन हमने प्रोसेस देखा, एपिग्लोटिस का क्लोज होना, उसके बाद ब्रोंकाई का कॉन्स्ट्रिक्ट होने के साथ प्रेशर रिलीज होती है, और जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो सभी के सभी कफ के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। आया समझ में, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में क्लियर कर लेते हैं। आज वाली क्लास में हम लोग जो सेकंड मोस्ट जो इंपॉर्टेंट था बेटा इस चैप्टर का, यानी ड्रग फॉर कफ जो है बेटा,
ड्रग फॉर कफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उस इंपॉर्टेंट सेगमेंट को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि जो भी ट्रीटमेंट अप्रोच होगा, ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगी या तो जो ड्रग की क्लासिफिकेशन होगी, ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको आज वाली वीडियो से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। यानी अब हम लोग आज वाली क्लास में सेकेंड टाइप ऑफ कफ के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज नॉन प्रोडक्टिव, यूजलेस और नॉन प्रोटेक्टिव इन नेचर। यानी सेकेंड टाइप ऑफ कफ को हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं। तो देखो मैंने लिखा है नॉन प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव का मतलब है नॉन प्रोटेक्टिव होगा, यूजलेस होगा और ये डिजीज ओरिएंटेड कफ होंगे। यानी ये डिजीज कॉज करने वाले क्या होंगे, कफ होंगे, या तो डिजीज से एसोसिएटेड कफ होंगे। पॉइंट समझ में आया? तो हम लोग कहां पर है बेटा, नॉन प्रोडक्टिव कफ की अगर बात करें बेटा, तो इसको हम फर्दर 2 कैटेगरी में क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कफ एसोसिएटेड विद एनी डिजीज एंड सेकंड वन इज ड्राई कफ। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अपने आसपास पड़ोस के लोगों से सुनते हो कि ड्राई कफ बन रहे हैं, ड्राई कफ हो रहा है, ड्राई कफ निकल रहा है। तो यहाँ पर उस ड्राई कफ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और सेकंड जो कॉन्सेप्ट है बेटा, हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो है कफ एसोसिएटेड विद एनी डिजीज। यानी किसी डिजीज के कारण, डिजीज का मतलब है कोई एलर्जिक रिएक्शंस के कारण, कुछ ऐसी चीजें बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आने के कुछ डिजीज हुई है, उस डिजीज के कारण अगर कफ का फॉर्मेशन होती है तो उस कफ को हम डिस्कस करेंगे। और एक हम कफ डिस्कस करेंगे बेटा जो ड्राई कफ के फॉर्म में होगा। यानी ये जो नॉन प्रोडक्टिव कफ है ये फर्दर 2 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया, कफ एसोसिएटेड विद एनी डिजीज। अब इसमें हम देखना स्टार्ट करते हैं बेटा, तो ये जो है बेटा, ये एक्चुअली में रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड कफ होगा। किसी भी डिजीज की बात करें तो डिजीज तो ऐसा तो नहीं है कि हम जीआईटी से रिलेटेड डिजीज ले आएंगे। अब यहाँ पर जो एनी डिजीज है वो डिजीज क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिजीज ही होगा, उसका अलग अलग फॉर्म में होंगे। और वो रेस्पिरेटरी डिजीज किसके कारण हुआ होगा, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के कारण। आपने देखा होगा कि आपकी जो नोज है वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं सम म्यूकस लाइक सब्सटेंस, यानी कुछ चिपचिपा पदार्थ वहां से क्या होता है बेटा, सिक्रीट होता है जब हमें एलर्जिक रिएक्शंस क्या होते हैं बॉडी में देखने को मिलते हैं। आया समझ में? तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि कोई डिजीज है और वो डिजीज के केस में क्या होता है, तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस कंटिन्यूअसली होता है। कुछ भी डिजीज हमें रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो तो वहां पर रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस होना 100% क्या है, डन है। यानी कि यहाँ पर हमेशा हमें रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस देखने को मिलते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिक्रीशन जो है बेटा, उस सिक्रीशंस को, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकस। म्यूकस क्या बेटा, एक जो हमारा चिपचिपा जो स्टिकी प्रोडक्ट है जो नोज के थ्रू वो क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअसली सेक्रेट होते रहते हैं, रिलीज होते रहते हैं बॉडी से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, म्यूकस बोलते हैं। स्पेशली ये जब एलर्जिक रिएक्शन होते हैं कॉमन कोल्ड वगैरह में, तो उसमें ये सबसे ज्यादा सेक्रेशंस देखने को मिलते हैं। तो सुनना होगा क्या, ये जो रेस्पिरेटरी सेक्रीशन है बेटा, ये क्या सेक्रेट करता है, म्यूकस लाइक सब्सटेंस को सेक्रेट करता है, व्हिच इज थीन इन कंसिस्टेंसी। यानी जो म्यूकस होता है अगर वो थीन है यानी पतला है, यानी बहुत ज्यादा विस्कस नहीं है, नॉन विस्कस नेचर का है, यानी कि गाढ़ापन उसमें ज्यादा नहीं है, तो वो इजीली क्या हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है। यानी अगर सेक्रीशन, मैं अभी कंडीशन की बात कर रहा हूं कि हम रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड कफ को समझना स्टार्ट करते हैं और यही कफ आगे जाकर के हमें अलग डिसऑर्डर डिजीज कॉज करेगा, जैसे अस्थमा, सीओपीडी या एम्फाइजीमा कॉज करके देगा। तो हम उसी कफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये कफ जो वो डिजीज को कॉज करता है। तो अगले सेगमेंट में जब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद, ड्रग रिलेटेड पॉइंट पढ़ने के बाद जब मैं अस्थमा पढ़ाऊंगा तो उसमें इस कफ के रोल वहां पर मैं आपको बताऊंगा, इस कफ से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को मैं फिर से आपको रिकॉल करवाऊंगा। तो फिलहाल आप समझना कि जो डिजीज है बेटा, ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, अगर डिजीज हुई है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज हुई है, तो कंटिन्यूअसली नोज जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कुछ सेक्रेट करेगा। सेक्रेट क्या करता है, म्यूकस सब्सटेंस। ये म्यूकस अगर थीन नेचर का है, यानी स्टेज 1 में है, यानी फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या देखा कि म्यूकस अगर थीन है तो इजीली एक्सपेल कर सकते हैं, उसको हम बाहर कर सकते हैं किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस से, या तो उसको कफ के फॉर्म में हम उसको क्या कर सकते हैं, बाहर क्या कर सकते हैं, एक्सपेल आउट कर सकते हैं। तो वही पॉइंट लिखा कि अगर ये म्यूकस है तो थीन कंसिस्टेंसी होगी और एक्सपेलेबल होगी। लेकिन अगर यही म्यूकस में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाए, यानी इसी म्यूकस का जो मोनोमर है ये कंजुगेट होकर के पॉलीमर में डिवाइड हो जाए बेटा, यानी ये जो बहुत सारे जो थीन सेक्रीशंस हो रहे थे ये एक जगह
इकट्ठा हो गए, एग्रीगेट हो गए, पॉलीमराइज होकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, तो ऑब्वियसली अगर बहुत सारे थिन सब्सटेंस मिलेंगे तो उस केस में म्यूकस का एक प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी मान के चलो ये एक म्यूकस सब्सटेंस है बेटा, और ये बहुत सारे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये म्यूकस आगे जाकर के क्या कर देगा, एक प्लग का फॉर्मेशन कर देगा। क्या हो जाएगा बेटा, प्लग का फॉर्मेशन करेगा, विच इज थिक इन कंसिस्टेंसी, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक हो जाएगी और नॉन एक्सपेलेबल नेचर का हो जाएगा, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो गई, ये बहुत गाढ़ापन आ गया, आप इजीली एक्सपेल आउट आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि चीजें अगर नॉर्मल थी, सेक्रीशंस अगर म्यूकस के फॉर्म में था यानी थीन था, तो आप उसको एक्सपेल कर रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पर यह गाढ़ापन आ गया, विस्कोसिटी बढ़ गई, यानी इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो गई, उस केस में ये एक्सपेल आउट होने में कैपेबल नहीं होगा, इट मींस नॉन एक्सपेलेबल हो जाएगा। यानी अगर म्यूकस का प्लग बन गया बेटा, अगर म्यूकस का प्लग बन गया है तो थिक कंसिस्टेंसी, प्लग का मतलब यहाँ पर समझना है एग्रीगेशन, है ना, सिंपल लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं कि हम म्यूकस को यहाँ पर एग्रीगेट कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो उसने क्या बना दिया, प्लग बना दिया। अगर म्यूकस का प्लग बनता बेटा तो ये थिक कंसिस्टेंसी हो जाती है इसकी और नॉन एक्सपेलेबल होगा, और अगर नॉन एक्सपेलेबल है तो ये कोई ना कोई प्रॉब्लम को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर ही है, और हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारी जो एयर पैसेज का जो एयरवे का ट्रैक्ट है, उसमें ठीक अगर मान कर चलो कोई लेयर वहां पर इकट्ठा हो जाए बेटा, तो ऑब्वियसली जो एयर सर्कुलेशन हो रही थी, एयर का जो वेंटिलेशन हो रहा था, उसकी जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मान कर चलो कि एक पाइप थी भाई, और पाइप के थ्रू हम एयर क्या कर रहे थे, एयर को पास कर रहे थे, एयर आ जा रहा था। अब इस पाइप में क्या हो गया भाई, तो इस पाइप में इस तरीके से थिक कंसिस्टेंसी का क्या इकट्ठा हो गया बेटा, तो म्यूकस का सेक्रीशन हो गया। तो अब इस केस में अब जो एयर आएगा बेटा, एयर को पास होने में क्या होगी, ट्रबल्स आएगी, यानी अब यहाँ पर क्या होना है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम म्यूकस प्लग की बात करें बेटा, तो म्यूकस प्लग टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड और एक होता है म्यूकस प्रोटीन। टोटल कितने टाइप होते हैं, टू टाइप्स के, म्यूकोप्रोटीन एंड एक होता है बेटा म्यूकोप्रोटीन और एक होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन कब होगा, जब म्यूकस यानी जो सेक्रीशंस हुए हैं प्लस पॉलीसैकेराइड इसमें जाकर के मिक्स हो जाए। पॉलीसैकेराइड और म्यूकस के बीच में अगर रिएक्शन हो जाएगी तो वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लग का फॉर्मेशन करेगा, और अगर बॉडी की प्रोटीन और म्यूकस एक दूसरे से कंजुगेट हो जाए तो वो म्यूकोप्रोटीन नाम के प्लग का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। बस ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट तो ये इंपॉर्टेंट था कि म्यूकस हमारे लिए एक्सपेलेबल होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही म्यूकस में पॉलीमराइजेशन होंगे तो ये म्यूकस का प्लग फॉर्मेशन करेगा, और ये प्लग ठीक कंसिस्टेंसी बना लेगा, जिसके कारण ये नॉन एक्सपेलेबल नेचर का हो जाएगा। और अगर ये नॉन एक्सपेलेबल नेचर का हो जाएगा बेटा, तो ये आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एयर की सर्कुलेशन हमारी बॉडी में एयर का जो हमारी ब्रीदिंग रेट है वो डाउन होगी, और ब्रीदिंग लेने में यानी सांस लेने में हमें कुछ ना कुछ डिफिकल्टी महसूस होगी। पॉइंट समझ में आया? अब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने एक प्रोसेस, एक फिजियोलॉजी को हमने समझा, हमने एक पैथोलॉजी समझा, और पैथोलॉजी के बेस पर अब हमें क्या करना भाई कि अच्छा ये एक कप हमारी बॉडी में बन रही है जो ठीक म्यूकस का फॉर्मेशन कर ली है, यानी म्यूकस का प्लग बना लिया है, तो हमें करना क्या है भाई, तो इस म्यूकस के प्लग को क्या कर देना है, बाहर करना है, एक्सपेल आउट करना है। अगर हम उस पूरे म्यूकस के प्लग को, अगर मान के चलो ये म्यूकस प्लग यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम इस म्यूकस के प्लग को अगर हम बाहर कर देते हैं, ना ये प्लग रहेगा और ना ही हमें कोई प्रॉब्लम आगे जाकर के देखने को मिलेगी। यानी फार्माकोलॉजी में हम करते क्या है, ट्रीटमेंट अप्रोच पढ़ते हैं, ड्रग पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से ड्रग यूज करेंगे जो इस म्यूकस को क्या कर दे, यहां से बाहर कर दे। यानी एक्चुअली हमें करना क्या है, तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूज ड्रग। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ड्रग को यूज करेंगे, और उस ड्रग का नाम है बेटा एक्सपेक्टोरेंट। फर्स्ट ड्रग आपको मिल गया बेटा, जो ड्रग फॉर कफ। ड्रग फॉर कफ जब आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में केडी बाकी में आप देखोगे तो आपको वहां पर एक ड्रग पढ़ने को मिलेगा ड्रग क्लासिफिकेशन में, विच इज एक्सपेक्टोरेंट। और एक्सपेक्टोरेंट जो वर्ड है बेटा वो एक्सपेक्टोरेशन से लिया गया है, जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। एक्सपेक्टोरेशन क्या है बेटा, तो माउथ के थ्रू कफ को बाहर करना, एक्सपेल आउट करना, उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेशन कहते हैं। और हमें करना क्या है भाई, तो इस प्लग को बाहर करना था। हमें प्रॉब्लम क्या हुई थी भाई, तो प्रॉब्लम हुई थी म्यूकस प्लग के कारण, यहाँ पे कंसिस्टेंसी बढ़ गई थी, जिसके कारण एयर वेंटिलेशन, ये जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो गई थी, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही थी। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर दिए, तो म्यूकस
प्लग को हम एक्सपेल आउट कर दिए और उस एक्सपेल आउट करने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेशन, और उस एक्सपेक्टोरेशन कॉज करने वाले एजेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टोरेंट ड्रग। यानी यहां पर हम क्या यूज करेंगे बेटा, एक्सपेक्टोरेंट ड्रग यूज करेंगे। यानी ड्रग्स फॉर कफ का पहली क्लासिफिकेशन हमें मिल गई, दैट इज एक्सपेक्टोरेंट ड्रग। और एक्सपेक्टोरेंट ड्रग की अगर बात करें बेटा तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टोरेंट, फर्स्ट वन इज म्यूकोकाइनेटिक्स एंड सेकंड वन इज म्यूकोलाइटिक। एक है बेटा म्यूकोलाइटिक और एक है म्यूकोकाइनेटिक्स। अब देखो म्यूकोलाइटिक, लाइटिक का मतलब ये लाइसिस करना, ब्रेक डाउन करना, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जो इस म्यूकस को क्या करे, ब्रेक डाउन करे। यानी यहाँ पर कंसिस्टेंसी बनी थी, इसको ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दो, अब ये इजीली क्या हो जाएगा, ये म्यूकस प्लग को हम ब्रेक करेंगे तो फिर से हमें क्या बनेगा, म्यूकस, और म्यूकस इजीली क्या हो जाएगा, एक्सपेलेबल है। म्यूकस क्या है, एक्सपेलेबल। तो हम म्यूकोलाइटिक ड्रग यूज करेंगे, जो ड्रग का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा आने वाले नेक्स्ट क्लास में, उसमें मैं ड्रग क्लासिफिकेशन भी आपको याद करवाऊंगा, तो उसमें मैं म्यूकोलाइटिक ड्रग बताऊंगा। तो म्यूकोलाइटिक क्या करता है बेटा, इस प्लग का जो फॉर्मेशन हुआ था उस प्लग के फॉर्मेशन को वो ब्रेक करता है, फर्दर उसको म्यूकस में कन्वर्ट करता है, और म्यूकस क्या है बेटा, एक्सपेलेबल है, इजीली बॉडी से बाहर हो जाएगा। और जैसे ही म्यूकस बॉडी से बाहर होगा तो हमारा जो प्रॉब्लम हुआ था वो प्रॉब्लम हमारा क्या हो जाएगा भाई, सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो फर्स्ट एक्सपेक्टोरेंट क्या होगा, म्यूकोलाइटिक नेचर का होगा। तो म्यूकोलाइटिक का मतलब क्या है, लाइसिस ऑफ म्यूकस प्लग। क्या मैंने लिखा है, लाइसिस ऑफ म्यूकस प्लग। म्यूकस प्लग को लाइसिस करना ही क्या कहलाता है बेटा, म्यूकोलाइटिक। सेकंड है बेटा म्यूकोकाइनेटिक्स ड्रग। म्यूकोकाइनेटिक्स में क्या है बेटा, इंक्रीज ब्रोंकियल सेक्रेशंस। अब ये ब्रोंकियल सेक्रेशंस को इंक्रीज करता है, यानी जो ब्रोंकाई के अंदर जो सेक्रेशंस हो रहा है, क्योंकि देखो ब्रोंकियल सेक्रेशंस इंक्रीज करने का फायदा क्या होगा, यहाँ पर क्या हो गया भाई, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी बढ़ गई है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर सेक्रेशंस को फास्ट कर दिया। सेक्रेशंस फास्ट करने के कारण यहाँ पर चीजें जाकर के मिलना शुरू होगी, और जब चीजें यहाँ पर मिलना शुरू होगी बेटा तो इसकी विस्कोसिटी को क्या करेगी, कम करेगी। यानी जो थिक कंसिस्टेंसी थी वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। जैसे मान के चलो एक डफ है, मतलब हमने आटा को गूंथ करके रखा है, आटा विस्कस है, मतलब मैंने वहां पर पानी का पोर्शन बहुत कम रखा है, लेकिन बाद में हमने सेक्रेशंस किया, उसमें पानी मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, तो वो पानी मिलाते मिलाते जो विस्कोसिटी थी वो आटे की, वो क्या हो गई भाई, कम हो गई, और वो बिल्कुल क्या हो गया भाई, पतला हो गया, थीन हो गया, जिसको हम इजीली कहीं भी क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, या किसी पाइप में डालेंगे तो इजीली वो क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। हमें करना क्या था, ट्रीटमेंट अप्रोच में हमें यही तो अप्रोच लगानी थी कि म्यूकस का प्लग बना है, म्यूकस का प्लग को हम इजीली एक्सपेल आउट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, तो या तो इसको हम लाइसिस कर देते हैं, और लाइसिस करेंगे तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इसको हम एक्सपेल कर देंगे, या तो इसकी विस्कोसिटी को क्या कर दो, कम कर दो, यानी इसको हम ठीक से थीन बना देते हैं, पतला बना देते हैं। और अगर ये थीन बन जाएगा बेटा तो इसकी गाढ़ापन खत्म हो जाएगी, और गाढ़ापन खत्म हो जाएगा तो इजीली बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो म्यूकोकाइनेटिक्स वही करता है, ये ब्रोंकियल सेक्रेशंस को इंक्रीज करता है, जिसके कारण विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और जो थिकनेस है बेटा वो कम हो जाती है, थीन प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी, और फैसिलिटेट कपिंग। जब थीन प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी बेटा तो इजीली उसको फैसिलिटेट करेंगे, और कप के फॉर्म में जब ये थिक प्रॉपर्टी इसकी खत्म हो जाएगी, थीन हो जाएगी, तो इजीली ये क्या हो जाएगी, फिर हम इसको फैसिलिटेट करा देंगे और इसको कप के फॉर्म में बाहर कर देंगे। तो एक्चुअली में जो एक्सपेक्टोरेंट है, एक्सपेक्टोरेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो अगर म्यूकोकाइनेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछता है तो आपको याद रखना है कि इंक्रीज ब्रोंकियल सेक्रेशन, रिड्यूस विस्कोसिटी एंड फैसिलिटेट कफिंग प्रोसेस। ये आपका क्या हो गया बेटा, म्यूकोकाइनेटिक्स एक्सपेक्टोरेंट ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अगर आपको म्यूकोलाइटिक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछता है तो आपको क्लियर है कि ये क्या करेगा, इट लाइसिस द म्यूकस, म्यूकस को ये क्या करेगा बेटा, ये ड्रग जो है, एजेंट जो है वो लाइसिस करेंगे। तो पहली हमारी क्लासिफिकेशन मिल गई ड्रग फॉर कफ के लिए, यानी कफ में कौन सा ड्रग यूज करेंगे, एक्सपेक्टोरेंट। क्यों यूज करना है, क्योंकि हमें एक्सपेल आउट करना है, और एक्सपेल आउट करने वाले प्रोसेस को हम एक्सपेक्टोरेशन बोलते हैं, और उसको कराने वाले एजेंट को हम एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। यानी जो ड्रग इसको कराएगा उस ड्रग को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टोरेंट बोलेंगे। और एक्सपेक्टोरेंट से मुझे लगता है कि आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी था इस क्लासिफिकेशन के लिए। यानी ड्रग फॉर कफ, हमारा चैप्टर भी स्टार्ट हो गया बेटा, ड्रग फॉर कफ, हम क्लासिफिकेशन भी देख लिए, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। चलो ये तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट प्रोसेस हो गया कफ एसोसिएटेड विद डिजीज। एक है ड्राई कफ।
अब उस ड्राई कफ के कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं बेटा, क्लियर करते हैं। ड्राई कफ में बेटा इट इज ड्यू टू इरिटेशन ऑफ फेरिंज म्यूकोसा। जो फेरिंज है, नोज के बाद बेटा क्या प्रेजेंट है, फेरिंज, फेरिंज के बाद लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वियोली, ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो एक्चुअली क्या होता है कि ड्राई कफ का फॉर्मेशन कब होता है कि इन केस किसी भी कारण से फेरिंज वाले रीजन में क्या होता है, इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। अब इरिटेशन होगा तो कोई ना कोई मैसेज जनरेट होगा, फॉरेन पार्टिकल्स जाता था तब इरिटेशन होता था। अभी हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा कि अगर फॉरेन पार्टिकल्स जा रही है तब वहां पर क्या होती है, इरिटेशन होती है। लेकिन इस केस में अब क्या होना शुरू हो गया भाई, इस केस में शुरू हो गया कि ड्राई कफ के केस में कि बगैर फॉरेन पार्टिकल्स के बगैर ही फेरिंग्स के अंदर क्या हो गया, इरिटेशन, यानी फॉरेन पार्टिकल्स अंदर गया भी नहीं लेकिन फालतू में बिना मतलब के फेरिंग्स के अंदर किसी भी रीजन से क्या कॉज हो गया, इरिटेशन हो गया। अब इरिटेशन कॉज होगा तो क्या होगा भाई, स्टिमुलेशन ऑफ नर्व, नर्व वहां पर स्टिमुलेट हो जाएगा, क्या जनरेट करेगा बेटा, इंपल्स जनरेट करेगा, ऑब्वियसली इंपल्स जनरेट करेगा। और इंपल्स क्या करेगा भाई, एक्ट करेगा कहां पर, ब्रोंकाई पे, और ब्रोंकाई पे एक्ट करेगा तो वहां पर क्या कॉज करेगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन का कॉज होगा तो वहां पर क्या करेगी बॉडी, जैसे ही ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो प्रोसेस क्या होगा, डीप इंस्पिरेशन, डीप इंस्पिरेशन के साथ क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ एपिग्लोटिस, और उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ और सारा का सारा एयर क्या हो गया, बाहर एक्सपेल आउट हो गया, और उस एयर के साथ में कफ बाहर रिलीज हुआ। लेकिन उस कफ में फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं थे, वो बिना मतलब का कफ था। क्यों था भाई, क्योंकि हमने क्या देखा भाई कि बगैर फॉरेन पार्टिकल्स के इंटर किए बगैर किसी भी रीजन में किसी भी कारण से फेरिंग्स के अंदर क्या हो रहा था, इरिटेशन हो रहा था, जिसके कारण इंपल्स जनरेट हो गया और इंपल्स जाके ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया और ब्रोंकाई ने क्या कर दिया भाई, कफ को एक्सपेल आउट कर दिया। यानी ये कफ जो था वो किसी फॉरेन पार्टिकल्स को लिए बगैर ही वापस आया है, बाहर आया है। ये कोई फॉरेन पार्टिकल्स को सब बाहर नहीं किया है, ये ऐसे ही फालतू में कफ क्या हो गया, बॉडी से बाहर आ गया। दैट्स व्हाई इट इज नॉन हेल्पफुल। ये यूजलेस होगा बेटा, नॉन प्रोटेक्टिव होगा। ये प्रोटेक्टिव भी नहीं है ना, फालतू में हमने काम करवा दिया, फालतू में हमारी बॉडी में सारी प्रोसेस हो गई और फालतू में हमारा कफ क्या हो गया, बाहर चला गया ड्राई कफ के फॉर्म में। पॉइंट समझ में आ गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा टसल इंपल्स, यानी कंटिन्यूअसली ड्राई कफ बनेंगे। कंटिन्यूअसली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप देखते होंगे आपके आसपास पड़ोस में बैठे रहते हैं और हर आधे घंटे 15 मिनट के बाद वो क्या करते हैं, कफ को एक्सपेल आउट करते हैं। हर 15 मिनट के बाद वो क्या करते हैं, कफ को एक्सपेल आउट करते हैं। तो एक्चुअली वहां पर क्या हो रही है, टसल हो रही है। यहाँ पर इंपल्स जो है बार बार जनरेट हो रही है और कफ को बाहर कर रही है। उसके लिए एक वर्ड यूज किया है बेटा, दैट इज टसल। टसल इंपल्स। यहां पर इंपल्स अगर बंद हो जाए, यहां पर अगर हम इंपल्स के सेक्रेशन से बंद कर दे तो हमारा यहां पर जो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, जो हम ड्राई कफ को एक्सपेल आउट कर रहे थे, वो एक्सपेल आउट हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहां पर बगैर कफ के, बगैर फॉरेन पार्टिकल्स का क्या हो रहा था बेटा, कफ का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसके लिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ड्रग यूज करेंगे बेटा, और उस ड्रग को हम बोलते हैं एंटीटसिव ड्रग। एक हमारा क्या हो गया, एक्सपेक्टोरेंट ड्रग, जिसमें हम म्यूकोकाइनेटिक्स और म्यूकोलाइटिक दो ड्रग पढ़ेंगे। एक हमारा हो गया एंटीटसिव ड्रग। एंटीटसिव ड्रग का मतलब समझ में आ गया, हम उस इंपल्स को क्या करेंगे बेटा, सप्रेस करेंगे, या तो उस रिसेप्टर को जाकर के ब्लॉक करेंगे, जिस रिसेप्टर यानी जो कफ सेंटर पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो रिसेप्टर यहाँ पर कफ जो इंपल्स के मैसेज को रिसीव करके कफ फॉर्मेशन के लिए या ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस कफ, उस रिसेप्टर को हम यहाँ पर टारगेट करेंगे, उस इंपल्स को हम टारगेट करेंगे और उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटीटसिव ड्रग बोलते हैं। और एंटीटसिव ड्रग को हम और क्या बोलते हैं, कफ सेंटर सप्रेसेंट। हम कफ सेंटर को ही सप्रेस कर देंगे किसी रिसेप्टर को ब्लॉक करके या इंपल्स को ब्लॉक करके। ना मैसेज वहां पर जाएगा, ना ब्रोंकाई में कॉन्स्ट्रिक्शन होगी और ना ही कफ क्या होगा, बाहर होगा। क्योंकि ये कफ हमारे लिए हेल्पफुल नहीं था, किसी फॉरेन पार्टिकल्स को लेकर के नहीं आ रहा था। ये नॉन प्रोटेक्टिव हम कफ, नॉन प्रोडक्टिव कफ के अंदर हम चीजों को देख रहे हैं। ये हमारे लिए हेल्पफुल कफ नहीं है, चाहे वो ये म्यूकस प्लग वाले कफ हो, चाहे वो ये वाले कफ हो, ये दोनों के दोनों हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। तो एक हमें ड्रग क्या देखने को मिला बेटा, एक्सपेक्टोरेंट, और सेकेंड हमें ड्रग देखने को मिला बेटा एंटीटसिव ड्रग। सेकंड हमें क्या देखने को मिला बेटा, एंटीटसिव ड्रग। एंटीटसिव का मतलब समझ में आ गया बेटा, ये कफ सेंटर को ही क्या करेगा, सप्रेस करेगा। एंटीटसिव वर्ड लिया गया है टसल इंपल्स, और टसल इंपल्स का मतलब है कंटीन्यूअसली इंपल्स जनरेट होना, जो ड्राई कफ फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, रिस्पांसिबल होता है। थर्ड क्या है बेटा, थर्ड हम ट्रीटमेंट अप्रोच क्या कर सकते हैं कफ के केस में। पहला तो हमने क्या किया भाई, तो म्यूकस प्लग को हमने ब्रेक किया, या म्यूकस प्लग के थिकनेस को हमने थिन में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड हमने क्या किया भाई, एंटीटसिव ड्रग दिया, इंपल्स को ब्लॉक करके रिसेप्टर को टारगेट करके। थर्ड हम क्या कर सकते थे कि यहाँ पर फेरिंज वाले एरिया में क्या हो रही है, इरिटेशन।
तो क्यों ना हम उस इरिटेशन को ही दूर कर देते। आया समझ में? यानी ये जो फेरिंग्स का जो एरिया है, इस फेरिंग्स वाले एरिया में क्या हो रही है बेटा, इरिटेशन हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए, यानी रिड्यूस इरिटेशन, इस इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यूज ड्रग। उस ड्रग को हम बोलते हैं बेटा डिमल्सेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डिमल्सेंट। डिमल्सेंट वो ड्रग होते हैं बेटा जो अपर एयरवे में सूथनेस प्रोवाइड करते हैं। सूथनेस का मतलब होता है बेटा वहां पर चिकनाई प्रोवाइड करेंगे, वहां पर स्मूथनेस प्रोवाइड करेंगे सेक्रेशंस के थ्रू, और जैसे ही स्मूथनेस आएगी तो जो इरिटेशन हो रहा था किसी भी कारण से, वो इरिटेशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर हम थर्ड ड्रग यूज करेंगे बेटा, उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिमल्सेंट। और डिमल्सेंट बेसिकली क्या करता है, द थ्रोट एरिया। जो थ्रोट एरिया है बेटा, थ्रोट जो रीजन है, फेरिंज, लैरिंज, ट्रैकिया वाला जो रीजन है बेटा थ्रोट का, इस एरिया को ये क्या करता है बेटा, सूथ करता है। आया समझ में? यानी वहां पर इसको क्या करेगा, सूथनेस करने के कारण इरिटेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ना इरिटेशन होगी, ना इंपल्स जनरेट होंगे, ना ही ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगा, और ना ही ड्राई कफ बाहर आएंगे। तो अगर हम कफ की बात करें बेटा, तो कफ के लिए हमारे पास कितनी क्लासिफिकेशन आ जाएगी ड्रग की फार्माकोलॉजी में, तो हम यहाँ पर टोटल 3 ड्रग पढ़ेंगे। कौन कौन से ड्रग है बेटा, तो एक्सपेक्टोरेंट पढ़ेंगे, एंटीटसिव ड्रग पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम लोग डिमल्सेंट की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो सेगमेंट है आपका, जो मैं आपको नॉन प्रोडक्टिव कफ के बारे में बताने जा रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फार्माकोलॉजी का ड्रग की क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फार्माकोलॉजी की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, ड्रग की क्लासिफिकेशन को याद करेंगे, और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा कि जो डिमल्सेंट होंगे वो थ्रोट को सूथ करेंगे, एंटीटसिव ड्रग क्या करेगा बेटा, तो ये सप्रेस करेगा कफ सेंटर को, और जो हमारे पास नॉन एक्सपेलेबल ड्रग के लिए एक्सपेक्टोरेंट है, वो या तो म्यूकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि वहां पर क्या करेगा बेटा, ब्रोंकियल सेक्रेशन इंक्रीज करेगा, और या तो सेकंड वो म्यूकोलाइटिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा जो सेगमेंट है बेटा वो है ड्रग की क्लासिफिकेशन, और सेकंड सेगमेंट है ड्रग रिलेटेड पॉइंट। जब इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेंगे तो ड्रग्स फॉर कफ जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला यूनिट में है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अस्थमा पे आएंगे, और अस्थमा का भी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, क्योंकि हमने कफ का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। यही कफ आगे जाकर के अस्थमा कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और उस केस में हम वहां पर कुछ और अलग कॉन्सेप्ट जैसे इन्फ्लामेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ हम आईजी इम्यूनोग्लोबिन ई के बारे में पढ़ेंगे, मास्ट सेल के बारे में पढ़ेंगे, इसिनोफिल के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट हमें वहां पर देखेंगे, लेकिन जो मेन रोल होगा बेटा वो इसी कफ का होगा, क्योंकि ये जितने भी डिजीज होते हैं रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, ये सभी के सभी कफ एसोसिएटेड होते हैं। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमें डायरेक्ट हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हेलो फार्मास्पेरेंट और अपना कॉलेज और सेमेस्टर का नाम लिख करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। या तो अगर हम आपके पास हमारा नंबर नहीं है तो आप हमारे कमेंट जो है बेटा चैनल पे, इस पे कमेंट करके भी आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मास्पेरेंट। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वंस अगेन।